प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास पटना, बिहार से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जन्म होता है मार्गशीर्ष माह में। इसका अर्थ है कि अगहन, है ना। और भगवान ने क्या कहा? माहों में मैं मार्गशीर्ष माह हूं। उत्तरायण, ये आत्मविश्वास को ठीक रखता है। उत्तरायण में सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा, ये सारे ग्रह बलवान होते हैं। शिशिर ऋतु पे होने के कारण जन्म शिशिर ऋतु में हुआ है, इस वजह से शनि का प्रभाव ज्यादा रहता है और कई बार व्यक्ति के जीवन में ये आ, विलंब देते हैं हर एक काम में। रविवार कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रविवार को जन्मे होने से व्यक्ति प्रतापी होता है और सौभाग्यशाली होने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पोषक होता है। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। यह अवस्था जातक के जीवन को धन, मान, प्रतिष्ठा, बुद्धि, जागृति और विचार, साथ ही साथ अपने बल पे भवन भूमि का सुख, सांसारिक सुखों को प्राप्त करने वाला सुंदरमति बुद्धि का होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, ये शुक्र का नक्षत्र है और लेकिन इसके जो स्वामी देवता हैं वो देवी मैया हैं, देवी मैया हैं। मतलब ऐसे लोग जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हैं, उनको देवी मैया की उपासना करनी चाहिए। नित्य प्रति देवी कवच का पाठ करना चाहिए, देवी मैया के मंदिर का दर्शन करना चाहिए, लाल पुष्प की माला अर्पित करनी चाहिए, कपूर की आरती करनी चाहिए, ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और साथ ही साथ कटैली की जड़, कटैली घास होती है, कटैली की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। अगर ना मिले तो चिरचिटा भी आप उसे खोज सकते हैं, चिरचिटे की जड़ भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आयुष्मान योग, ये आयु अच्छा देता है और क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, बहुत सारे प्रश्न भी हैं और समाधान ढूंढने की जिज्ञासा भी है कि समाधान कैसे ढूंढा जाए, कैसे चीजों को स्पष्ट किया जाए। बात करते हैं जन्म कुंडली पे। चंद्रमा तो बहुत अच्छे बने हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लग्नेश का धन भाव में बैठना स्वतः व्यक्ति को बहुत धनवान, और व्यक्ति का जो विचार है, व्यक्ति की जो बुद्धि है, वो धन कमाने वाली है। मतलब वो किसी भी स्थिति में अपने आप को कभी भी धनहीन नहीं देखना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि कभी उसका कोई काम रुके। जन्म कुंडली में लग्न का मान 22 अंश का बना है, ये प्रबुद्ध लग्न होगा और लग्न पे शनि की दृष्टि है जो सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति होकर के व्यक्ति के जीवन में कभी कभी सुखों से वंचित भी कर रहे हैं, क्योंकि अष्टमेश होकर के जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे उच्च के, तो मारक ग्रह का जन्म कुंडली में जो कर्क लग्न की कुंडली के लिए अष्टम और सप्तम के अधिपति होकर के मारक होंगे, वो उच्च के हो गए हैं। और दरअसल इस भाव के ठीक पीछे मंगल और इस भाव के ठीक आगे केतु। जरा ध्यान से देखेंगे तो केतु जो होते हैं वो सदैव वक्री ही होते हैं, इनका भी प्रभाव चौथे भाव को प्रभावित कर रहा है। पाप कर्त्री अष्टम भाव के अधिपति शनि उच्च के, जो कि नहीं होने चाहिए थे, ये पाप कर्त्री में जाएंगे। इस वजह से विवाह में विलंब की स्थिति लेके आते हैं, क्योंकि दरअसल वो ग्रह आपको वो सुख नहीं देना चाहता है जो सुख आपके मन को शांति प्रदान करती है। इस कुंडली की अच्छी बात है कि लग्न के अधिपति धन भाव में, धनेश और धन के कारक या धन भाव अगर गुरु से दृष्ट हो तो ये बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाला होता है। व्यक्ति को नौकरी, शिक्षक, है ना, उसके बाद कंपनी में काम करने वाला, मैनेजमेंट करने वाला और कंप्यूटर पे बैठ करके काम करने वाला बना देते हैं। मंगल यहाँ बहुत उत्तम परिणाम, व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे। चंद्रमा 24 अंश 16 कला के और गुरु से दृष्ट होने से व्यक्ति यशस्वी है। बड़ी सुखद कुंडली बन जाएगी। कुछ मामलों में कमजोर जरूर बनेगी। मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं, जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह दशम स्थान और पंचम स्थान के अधिपति होकर के जब तृतीय भाव में बैठेंगे तो ये जातक के जीवन को, अपने माता पिता को पोषित करने वाला, जैसे क्योंकि रविवार को जन्म भी हुआ है और मंगल दशम स्थान के अधिपति, पंचम के अधिपति होकर के तीसरे भाव में अपने कारक क्षेत्र में बैठे हैं। इस भाव का अधिपति इससे 4 घर आगे बैठा है। इस वजह से जन्म कुंडली का पराक्रम, सहिष्णुता, धर्म, भाग्य और दान पुण्य, बड़े छोटों का आशीर्वाद, इन सभी चीजों के, धर्म करना, दान करना, पूजा करना, पाठ करना, बस इतनी बात है कि वो बताए नहीं कि मैंने इतना किया। अपने हाथ से जो आप दान पुण्य पूजा पाठ वगैरह करते हैं उसके बारे में कभी किसी से कोई जिक्र ना करें, क्योंकि मंगल की दृष्टि जब नवम भाव पे जाती है तो ऐसा भाव देने लगते हैं। मंगल जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति पे उनकी दृष्टि, इस वजह से क्रिएटिविटी मिलेगी और व्यक्ति साहसी होगा। उसके साथ चाहे विषम परिस्थिति कितनी ही बन जाए फिर भी वो उसे थकता और हारता नहीं है।
मंगल अपने नक्षत्र में बैठे हैं 27 अंश के 34 कला के, नवांश कुंडली के आधार पर वो वर्गोत्तम हो रहे हैं। इस कारण से मंगलदेव आपकी कुंडली के लिए योग कारक ग्रह होकर के वर्गोत्तम होने के कारण आपके जीवन में धन और लाभ को देने वाले बन रहे हैं। चतुर्थ स्थान की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, पर कुछ मामलों में कमजोर, क्योंकि अष्टम और सप्तम भाव के अधिपति उच्च के बैठेंगे तो कई बार अनियंत्रित या कोई ना कोई परेशानी जातक के जीवन में मिलती है। लेकिन इसका एक सुख बड़ा बढ़िया मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में भवन, व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति, वो अपने लेवल पे बहुत अच्छा होता है। जब वो किसी दूसरे को देखता है तब उसको तकलीफें होती हैं, लेकिन जब कभी भी वो अपने आप में मस्त है, मशगूल है, तो उसको दुनिया की कोई समस्या परेशान नहीं कर सकती है। मन ठीक है, मोक्ष ठीक है, आयु ठीक है, चिरंतन सुख ठीक है, सांसारिक सुख ठीक है। लेकिन अष्टम भाव के अधिपति होकर के उच्च के हो जाने के कारण शनिदेव कई बार विवाह संबंधों में परेशानी देते हैं या विवाह होने में दिक्कत देते हैं। विवाह का सुख है, ऐसा नहीं है कि विवाह का सुख नहीं है, विवाह का सुख है। अभी आपकी कुंडली में 2026 के जनवरी में भी विवाह का योग चल रहा है, और मैं तो कहता हूं कि अभी भी विवाह का योग चल रहा है। पंचम भाव में चतुर्थ स्थान में मालव्य योग और शशि योग, ये दोनों ही स्थितियां बनेंगी, लेकिन मारक ग्रह हैं, इस वजह से यहाँ पे शशि योग कमजोर हो जाएगा। और दरअसल यहाँ पे शनिदेव उतने बलवान नहीं होते, शुक्रदेव यहाँ दिशा के बल से बलवान होते हैं। शुक्र स्वाति नक्षत्र में, शनि स्वाति नक्षत्र में 19 अंश पे, और शुक्र बैठे हैं विशाखा नक्षत्र में। तो इस आधार पर एक बात देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, तो शुक्र विशाखा में और गुरु के नक्षत्र, और गुरु जो है वो स्वग्रही, शनि स्वाति नक्षत्र में और राहु उच्च के, राहु का नक्षत्र उच्च का। जिस राशि में बैठे हैं राहु, उसका अधिपति केंद्र में दिग्बली होकर के मालव्य योग बना रहा है, इस वजह से राहु भी बढ़िया। तो व्यक्ति कई बार अनैतिक कृत्य भी करने वाला होगा, लेकिन उसके पास धन सदैव ही रहता है, बल्कि कई बार वो दूसरों को ऋण देने वाला होता है, वो लेने वाला नहीं होता। अपने बुद्धि और अपने तर्क बल पे अच्छे अच्छे लोगों के दांत खट्टे कर दे, ऐसी स्थिति वाली ये कुंडली बन जाती है। चतुर्थ भाव इस कुंडली का सामान्यतया मजबूत भी बना है, और शनि के बैठ जाने के कारण थोड़ी कमजोरी भी प्राप्त हो रही है, क्योंकि जन्म कुंडली का मारक ग्रह जहां बैठेगा और जहां देखेगा उन सभी विषयों में कमजोरी देता है, तो मारक ही है। हालांकि एक बात और भी है कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति सूर्य पे उनकी दृष्टि है, तो जब जब सूर्य में शनि का अंतर आएगा तो व्यक्ति को धन से संबंधित समस्या होगी। धन भाव के कारक गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए धन कमाएगा, अनैतिक कृत्य भी करेगा, पर पूर्णतया वो उसकी पराकाष्ठा नहीं पार करेगा। और बुध जो इस कुंडली के लिए 12वें और तीसरे भाव के अधिपति होकर के शनि से दृष्ट हो रहे हैं, इस वजह से कई बार संतान और दाम्पत्य के सुखों से व्यक्ति को वंचित होते या देर से उनके सुखों को प्राप्त होते देखा जाता है। वहीं पंचम भाव में केतु, जिसके अधिपति तीसरे भाव में बैठे हैं, और पंचम के कारक गुरु स्वग्रही, पंचम के अधिपति तीसरे, पंचम में राहु केतु का प्रभाव, इस वजह से कहीं ना कहीं पंचम भाव परेशान और पीड़ित हो रहा है। नवांश कुंडली में भी पंचम भाव का अधिपति देखिए छठवें में जा रहा है, और दशमांशा सप्तमांशा जो चक्र बना हुआ है उसमें भी जो पंचम भाव है वो कमजोर ही बन रहा है, जो घर्षण के बाद व्यक्ति को संतति का सुख दे रहा है। ऐसी अवस्था में कई बार व्यक्ति को गोद लेना पड़ता है, संतति गोद लेनी पड़ती है, या ट्रीटमेंट के बाद बहुत सारे संघर्षों के साथ उसको संतति का सुख मिलता है। छठवें भाव की जो स्थिति बनी है वहां पे गुरु 0 अंश के हैं, और गुरु जो है वो सूर्य से अस्त हो रहे हैं। अस्त होने के कारण पति के सुख में कमजोरी, पति के प्रभाव में कमजोरी, और पति के जीवन में आने में कमजोरी या विलंब देखा जाता है। कई बार ऐसी स्थिति में विवाह की स्थिति बड़ी ही चिंताजनक हो जाती है। वहीं पे बात करते हैं तो सूर्य और बुध भी वहां बैठे हैं। हालांकि बुध वक्री हैं, अस्त नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु की अस्त होने की स्थिति जातक के जीवन को विवाह के मामले में निश्चित रूप से चिंतित करने वाली हो रही है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा जन्म कुंडली में गुरु का प्रभाव अस्त होने से, उन पे मंगल जैसे पापक ग्रह की दृष्टि के पड़ जाने से, और सप्तम भाव के अधिपति मारक ग्रह या सप्तमेश उच्च के हैं, देर से विवाह कराते हैं या बहुत ही मुश्किल से विवाह की स्थिति बनती है, मतलब नाको चने चबा दें ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन हमें फिर भी अपने ग्रहों की स्थिति के आधार पे अगर देखते हैं, यहाँ पे तो मकर लग्न की कुंडली बनती है। लग्नेश तीसरे भाव में बैठ रहे हैं, नीचा विलासी हैं। गुरु यहाँ बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति भी शनि के प्रभाव में है, और
गुरु यहाँ 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर के कहीं ना कहीं घर्षण दे रहे हैं। सप्तम भाव का स्वामी जो चंद्रमा है वो नीच का बैठा है। इस भाव के ठीक पीछे शुक्र और सूर्य बैठे हैं, जो विवाह में या विवाह होने में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इस वजह से यहाँ बहुत ही सावधान और सतर्क होना होगा। उसके बाद की स्थिति देखें तो आपकी कुंडली के सारे ही ग्रह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और छठवें इन्हीं भावों में बैठ करके सिमट गए हैं। नवम, अष्टम, सप्तम, दशम, ये इन सभी भावों में, मतलब सप्त, अठ, नवम, दशम, एकादशवां, बारहवां, इन भावों में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। लग्न से लेकर के छठवें भाव तक सारे ग्रह बैठ गए, या द्वितीय भाव से लेकर के छठवें स्थान तक सारे ग्रह बैठ गए। ये कई बार दुर्योग बना देते हैं और कई बार ऐसी स्थिति में जातक की समस्या बहुत विकट हो जाती है, या उसका सामना कई बार ऐसे लोगों से हो जाए जिसका जो शत्रु बहुत ही बड़ा विशाल शत्रु हो, है ना। मतलब जीवन में परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जहां आप कई बार अगर साहस न रखें, धैर्य न रखें और अपने आप को ज्ञान से युक्त न रखें, तो कई बार आप उससे क्विट करने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता। हमारे सामने जो परिस्थितियां आती हैं वो हमारे ही प्रारब्ध के फल होते हैं। इस वजह से हमें सहर्ष उसे स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो वो वस्तुतः बार बार वही समस्या आपको प्रत्येक जन्म में मिलती रहती है। तो मेरा पे यहाँ पे जो कहने का विचार है वो यही है कि यहाँ पे विवाह की स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन राहु में अभी राहु की दशा भी चल रही है। जो राहु एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, पंचमेश जन्म कुंडली में भी राहु से, पंचम भाव भी राहु से, इस भाव के ठीक पीछे सूर्य और शुक्र और शनि बैठ गए हैं। यहाँ पे स्थिति ज्यादा कमजोर दिख रही है। यहाँ से ज्यादा कमजोर स्थिति नवांश कुंडली के छठवें भाव की दिख रही है। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि थोड़ी बहुत परेशानी तो है। सबसे पहले तो इस कुंडली के लिए जिस स्थिति में मैं समझ रहा हूं उसके आधार पर नवम भाव पे या नवमेश पे शनि और मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं पितरों को परेशान और नाराज करती है। इस वजह से पिंडदान करना चाहिए। अमावस्या को अपने पितरों के नाम पे पिंडदान या त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य कराना चाहिए। इसके साथ साथ इस कुंडली के लिए अगर बन पड़े तो एक पुखराज आवश्यक रूप से धारण करना चाहिए। अब वैसी स्थिति नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी शर्तों पे जी करके विवाह की स्थिति में जाएं। आप थोड़े बहुत बैलेंस करने के साथ भी विवाह में जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से कुंडली मिलाई जाए, पूरे नियम कानून लागू हों, आपके पसंद का हो, आपको हर एक चीज़ उसमें अच्छी लगे, तब जा कर के विवाह हो। तो गुरु की जो स्थिति कमज़ोर हो रही है उसके आधार पर तो मैं ये बात थोड़ा कमज़ोर ही देख रहा हूँ कि मन मुताबिक हो या फिर उसमें समझौता ना करना पड़े। ऐसा हो सकता है कि आपको विवाह में समझौता करना पड़े। जैसे हो सकता है कि विवाहित से विवाह हो, उसके पास संतान हो, या वो उसकी पत्नी मर गई हो, नहीं हो, ऐसे लोगों से विवाह होने का योग भी इस कुंडली में कई बार बन जाता है ना। पर फिर भी इस कुंडली में अभी 2026 के जनवरी तक हमें कोशिश करना चाहिए कि बिल्कुल ही बिना किसी संशोधन के संपूर्णतया एक श्रेष्ठ विवाह में उतरा जाए। अगर 2026 के जनवरी तक या 2026 के जून जुलाई तक भी अगर संपूर्णतया एक अच्छा विवाह का प्रस्ताव आपके पास नहीं आता है, तो फिर आप समझौते के साथ विवाह में जा सकते हैं, लेकिन विवाह आवश्यक रूप से हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अतिरिक्त गुरु का रत्न पुखराज धारण करना चाहिए। विवाह की दशा अब कहीं से भी आए, किसी भी दिशा से आए, उसे स्वीकार करने के पीछे भागना चाहिए। एक बात है, द्वितीय भाव के स्वामी जब जन्म कुंडली के छठवें भाव में चले जाते हैं और वो गुरु को अस्त कर रहे होते हैं, तो कई बार व्यक्ति को चीज़ें पसंद नहीं आती हैं या उसको पसंद लोग नहीं करते। इस तरीके की स्थिति भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस अवस्था के कारण भी व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, अपने आप को सुंदर बना करके रखना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को शांत और गंभीर बना करके रखना चाहिए, है ना। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को शांत रखें। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अगर हो तो उसे हमें ग्रंथों से ढूंढने की आवश्यकता करनी चाहिए। किसी पे विश्वास ना करें और खास करके धर्मावलंबी साधु संत सन्यासी इन लोगों के प्रभावों से, हालांकि वो बुरे नहीं होते, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है, पर हमें किसी भी काल नेमी से
अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। जैसे बजरंगबली जब संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो उनका परिचय हुआ था काल नेमी से। ठीक वैसे ही कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही लोगों का आगमन हो जाता है जो बाहर से तो देखने में साधु प्रवृत्ति वाले होते हैं, पर उनके अंदर कुछ ऐसी बुरी बातें होती हैं जो आप सामने से नहीं देख सकते। या इसका अर्थ मेरा ये भी कहने का हो सकता है कि आप बहुत जल्दी किसी पे विश्वास करके अपना नुकसान भी कर सकते हैं। इस वजह से हमें वहाँ सावधान भी रहना होगा। राजनीतिज्ञों से बच करके रहने की आवश्यकता होगी, है ना। कुटुंबजन आपके ठीक है, कुटुंबजनों से आपके मतभेद की स्थिति नहीं बन रही है। ये कुंडली नौकरी 100% कर सकती है। नौकरी के योग रिसर्च के क्षेत्र में, प्रयोगशाला के क्षेत्र में, पढ़ाने के क्षेत्र में, व्यापार भी अगर आप करना चाहें तो आपकी कुंडली में व्यापारिक योग भी लगा हुआ है। इतना ही कहूँगा। बाकी एक बात और बता दूं, नक्षत्र के आधार पर पूर्वा फाल्गुनी में दान करिए। रोहिणी नक्षत्र में अच्छा रहेगा कोई काम करना। उसके बाद आपकी कुंडली के लिए स्वाति भी ठीक है, अश्विनी भी ठीक है, श्रवण भी ठीक है, अनुराधा भी ठीक है, पुनर्वसु भी ठीक है और उत्तरा फाल्गुनी भी ठीक है कोई काम करने के लिए। उसके साथ साथ देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्र लाभम च देहु में, इस मंत्र का जप प्रत्येक दिन कम से कम करना चाहिए और पूरे नियम से ईश्वर के सामने, ईश्वर का होकर के और ईश्वर की ही प्राप्ति के लिए यह मंत्र जपना चाहिए। जबकि ये 3 विधियां हैं कि आप संपूर्णतया ईश्वर के सामने जाइए, संपूर्ण उनके हो जाइए और संपूर्ण उनके लिए ही जप करिए। जब उनकी कृपा प्राप्त होगी तो आपके सामने आपका वर प्रस्तुत हो जाएगा। गुरु जब अस्त हो जाते हैं तो कई बार विवाह में कमजोरी या परेशानी देते हैं या विलंब से विवाह कराते हैं। बाकी इस कुंडली के लिए गुरु की दशा लग्न और नवांश के आधार पर धन और मान प्रतिष्ठा देने वाली बनेगी। कर्म क्षेत्र के आधार पर भी वो आपकी कुंडली में बहुत अच्छी दशा जाने वाली बन रही है और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी कुंडली में गुरु, सूर्य, मंगल, राहु और केतु, इनकी दशाएं आपको बहुत सारा अनुभव और धन देने वाली साबित होंगी। जबकि इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में शनि, बुध, चंद्रमा और शुक्र की दशाएं मानसिक शांति देने वाली बन रही हैं। जबकि गुरु, सूर्य, मंगल, राहु और केतु थोड़ा आपको एग्रेशन देंगे, काम देंगे और थोड़ा बहुत हेडक भी देते हैं, लेकिन दशा कुल मिलाकर के अच्छी जाती है। टोटल तरीके से अगर देखें तो सूर्य आपकी कुंडली में 50% का परिणाम कर रहे हैं। चंद्रमा के मृतप्राय होने के कारण, लग्नेश के मृतप्राय होने के कारण कई बार कुंडली में व्यक्तित्व को सही दिशा नहीं मिल पाती, निर्णय लेने में परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त मंगल आपकी कुंडली में 25% का परिणाम कर रहे हैं। हमें उनको बल देने के लिए नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति 25% से भी कम परिणाम कर रहे हैं और अस्त भी हैं। इस वजह से आपकी कुंडली में एकमात्र ग्रह गुरु ही कमजोर हो रहे हैं। एकादशी का व्रत, द्वादशी को दान, ब्राह्मणों के बालकों की सेवा, उनको भोजन कराना और उनको वस्त्र देना, ग्रंथ देना, गाय की सेवा, अमावस्या को पितरों के निमित्त दान, त्रिपिंडी श्राद्ध, गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ नियमित रूप से। शुक्र आपकी कुंडली में मृतप्राय है, इस वजह से भी सांसारिक सुखों की कमजोरी मिलती है। हालांकि वो बैठे ठीक हैं, दिशा के बल के आधार पर उन्हें थोड़ा बहुत बल तो मिलता ही रहेगा। शनि, राहु और केतु आपकी कुंडली में लगभग ठीक हैं। राहु आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं से आपके पास धन सदैव देते रहेंगे। चंद्रमा लग्न कुंडली में सिंह राशि में बैठे हैं, इस वजह से वाणी कठोर और कड़वा बोलने वाला और व्यक्ति की वाणी ऐसी कि सामने वाले का दिमाग गर्म कर दे। ऐसी स्थिति सिंह राशि के शनि या सिंह राशि के चंद्रमा या सिंह राशि के राहु जातक को देते हैं। चंद्रमा की दशा में कई बार दाम्पत्य में पति का रोग या पति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है या कई बार व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत मेहनत या मन में अशांत वाले करने वाले भाव बनते हैं। सूर्य धनु राशि में, लग्न में भी, नवांश कुंडली में मिथुन राशि में, सूर्य की दशा में व्यापार, दिनचर्या, कारोबार और आत्मविश्वास ये ठीक रहेगा। मंगल कन्या राशि में, नवांश कुंडली में भी कन्या राशि में बैठने के कारण आपकी कुंडली का वो ग्रह वर्गोत्तम हो जाएगा और लगभग वो हर जगह आपको यश, प्रतिष्ठा, धन और धर्म कराने वाला बन रहा है। बुध देव आपकी कुंडली के लिए धनु राशि में बैठे हैं, नवांश कुंडली में वो तुला में जा रहे हैं। बुध की दशा में वाणी का और व्यापार का बल बढ़ता है, कारोबार
अच्छा रहता है, विदेश यात्रा होती है, मन मुताबिक मैत्री होती है। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, नवांश कुंडली में मेष राशि में बैठे हैं। इस वजह से धनु राशि और मेष राशि का जो प्रभाव बन रहा है हर जगह, धनु राशि के यहाँ भी बैठे हैं। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति की दशा में कारोबार, व्यापार, दिनचर्या, लाभ और यश की प्राप्ति ये होती है। शुक्र तुला राशि में, नवांश कुंडली में मिथुन राशि में, शुक्र की दशा में, शुक्र के अंतर में, प्रत्यंतर में, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर में विवाह और संतान होने के योग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त शनिदेव आपकी कुंडली में तुला राशि में, नवांश कुंडली में मीन राशि में, शनि की दशा इस कुंडली को रोग जैसे वात से संबंधित समस्या, जी मिचलाना, मन में बेचैनी, घबराहट, अनिद्रा, वात जनित समस्या ये शनि देते हैं। राहु आपकी कुंडली में मिथुन वृष राशि में, नवांश कुंडली में वो कर्क राशि में, दशमांशा कुंडली में वो सिंह राशि में। कर्म क्षेत्र के लिए राहु ठीक है, दाम्पत्य के लिए वो विलंब, परेशानी या बहुत ज़्यादा घर्षण देते हैं, जबकि व्यक्तित्व, लाभ आदि के लिए वो राहु अच्छे बन रहे हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।